Welcome to this press briefing on the COVID situation. To brief us on the latest, we have with us DG ICMR, Dr. Balram Bhargav ji, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, Shri Piyush Goyal ji, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Shri Lava Agarwal ji. First, there will be a presentation by Shri Lava Agarwal, followed by another presentation by Shri Piyush Goyal ji on the oxygen situation and supply. And afterwards, Dr. Balram Bhargav ji will make his presentation. Then we will take a few questions. Over to Lava Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आप लोगों को कोविड की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि करीब 82.75% केसेस यानी कि 1,90,00,000 से अधिक केसेस क्योर हो चुके हैं। साथ ही 16.16% केसेस एक्टिव केसेस यानी कि जिन पर चाहे होम आइसोलेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वह करीब 37,15,000 केसेस इस समय देश में हैं। हम अगर केसेस को डे ऑन डे एनालाइज करें तो एक अर्ली ट्रेंड, जैसे कि इससे पहले भी हमने एक बार बात की थी, एक अर्ली ट्रेंड हम देखते हैं कि जैसे कि 7 मई को 4,14,000 के करीब केसेस देश में उस दिन आए थे, वह घटते घटते 4,03,000 केसेस के करीब 9 तारीख को हमने देश में नोट किया। पिछले 2 दिनों में एक डिक्लाइन इन केसेस नोट किया जा रहा है, जो कि 3,66,000 कल था, यानी कि पिछले उससे पहले 24 घंटों में था, जो कि घटकर 3,29,942 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किया गया है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यह एक बहुत अर्ली ट्रेंड है और ज़रूरी है कि इस ट्रेंड को एनालाइज करते हुए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोविड मैनेजमेंट, कोविड कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर हमारे प्रयास उसी तरह से चलते रहें। इसी तरीके से हमने देखा कि जहां 9 मई को देश में 4,092 डेथ रिपोर्ट हुई थी, उसमें भी कुछ कमी नोट की गई है और कुछ डेथ्स में भी हमने इसको लेटेस्ट ट्रेंड को हम नोट कर रहे हैं। हम देखें कि स्टेट वाइज एक्टिव केसेस अगर इनको एनालाइज करें तो पाते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी 13 स्टेट्स में हैं, 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 6 स्टेट्स में हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहाँ पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है, जहाँ पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहाँ पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज़ कि वहाँ पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहाँ पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। यह वह स्टेट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट से डिस्कस करते हुए किस टाइप के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम उन केसेस के स्प्रेड को रोक सकें। एक कंटिन्यूड ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर केसेस में प्लेटोइंग और केसेस में एक कमी होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वह नंबर ऑफ स्टेट जहां पर कि ऐसा एक ट्रेंड दिखता था उसमें हमने थोड़ी बढ़ोतरी महसूस की है। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वो है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। जरूरी यह है कि यह स्टेट्स भी कंटिन्यूड फोकस अपना कंटेनमेंट पर बनाए रखें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकें और जिससे कि जिस बारे में हमने इससे पहले भी बात की है कि एक स्थाई पर जब हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात करते हैं उससे ही उसके साथ ही एक इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को भी रोकें। इसी तरह से हम पाते हैं कि कुछ स्टेट्स में अभी भी
एक कंटिन्यूड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर और गोवा जैसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो हम पाते हैं कि सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर हम देखें जैसे त्रिपुरा या नागालैंड जैसी स्टेट्स में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस कम होते हुए भी यह ट्रेंड चिंता का विषय है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इन्फेक्शन के स्प्रेड को इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में भी फैलने से रोकें। ओवरऑल ऐसे कुछ जिले जहाँ पर कि हम केसेस में एक कमी होती देख रहे हैं, वो भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं पुणे, लखनऊ, वाराणसी, रायपुर और दुर्ग के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ अगर आप देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यू डिक्रीज हमें, यानी कि 19 से 25 अप्रैल से लेकर 3 से 9 के बीच में कंटिन्यू डिक्रीज इन केसेस दिख रहा है। जरूरी है कि यह डिस्ट्रिक्ट्स अपने एफर्ट्स को उसी मोमेंटम से जारी रखें ताकि हम केसेस की संख्या और कम कर सकें। इसी तरह से कुछ और जिलों में भी पिछले 2 हफ्ते में एक जो डिक्रीज दिखा है, जैसे पटना में, पालगढ़ में, रांची में, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक ट्रेंड दिख रहा है, जरूरी है कि हमारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उसी सतत मोमेंटम के साथ चलते रहें। एरियाज ऑफ कंसर्न के रूप में हम देखें तो पाते हैं कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर केसेस में ग्रोथ भी नोट की जा रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें बेंगलुरु अर्बन, देहरादून, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर तमिलनाडु, इनमें आप देखें तो पिछले 15 दिनों में एक कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जरूरी है कि यहाँ पर कंटेनमेंट एफर्ट्स और एक अधिक हम उस पर पर्याप्त मात्रा में करें ताकि हम केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड को रोक सकें। एक पॉजिटिव और न्यूज़ भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। हमने एनालाइज किया तो पाया कि कुछ ऐसे जिले हैं देश में जहाँ पर कि एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही वहाँ पर पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज नोट किया गया। तो जैसे उन जिलों की संख्या 15 से 21 अप्रैल के समय में 73 जिले ऐसे थे जो बढ़कर 22 से 28 अप्रैल में 125 जिले हुए, और 29 अप्रैल से 5 मई के अगर उस पीरियड को एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़ रही है, विच इज़ ए पॉजिटिव ट्रेंड एंड दिस नीड्स टू बी कंटिन्यूड। हमारे देश में जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहाँ पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में जिस पर ज़रूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थाई से चलते रहें। एक पॉजिटिव न्यूज़ और हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए ज़रूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो। इसी के साथ ही वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि करीब 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो कि लोगों को मिल चुकी हैं। इसी के साथ ही हमने स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए 18 से 44 साल के जो लोग हैं जिनको कि स्टेट डायरेक्ट परचेज के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट परचेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, उसको भी फैसिलिटेट करते हुए हम देखते हैं कि करीब 25.59 लाख डोजेज उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। हम एक और इस विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो पाते हैं
कि आज रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया, उसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। एक केस एनालिसिस के रूप में देखें तो पाते हैं कि कैसे स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करने में सहायक हो सकते हैं। पुणे के बारे में अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि करीब 69.7% केस पॉजिटिविटी 1 मार्च वाले वीक में जब वहाँ नोट की गई, तो उस टाइम पर नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ जो कर्बिंग मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए। लेकिन साथ ही नाइट कर्फ्यू के बाद जब 15 दिन का एक रिलेटिवली मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया जो कि 29 मार्च से 12 अप्रैल तक में, तो एक स्थाई पर केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में हमने देखा कि कमी आई। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ जो ये हमारा जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर जो वहाँ पर इनिशिएट किए गए, जो वो फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ाए गए, तो 2 स्थाई पर हमें वहाँ पर बेनिफिट दिखाई देते हैं। एक हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के इनिशिएट करने से पहले जब केस पॉजिटिविटी 41.8% थी, वह घटकर अब 23.4% रह गई है। और उसी के साथ ही जो एक पीक हमने बीच में हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री नोट की थी, अब उन केसेस में भी कमी आ रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू कपल्ड विद रेस्ट्रिक्शंस ऑन मास गैदरिंग्स, ऑन अवॉइडिंग इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, on ensuring that non-essential activities for a limited period can be sort of delayed for a period of 14 to 15 days, which is what is important from an epidemiological angle, is critical to ensure कि हम infection spread को कम कर सकें। इसी के साथ ही एक और केस एनालिसिस हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि मुंबई के बारे में, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर कॉरपोरेशंस और स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए, वह इनिशिएटिव ने कैसे वहाँ के प्रोसेस को, हॉस्पिटल एडमिशन को एड किया, वह हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। मुख्यतः वहाँ पर किया ये गया कि सिटीज़न एंगेजमेंट के लिए जो कंट्रोल रूम उनका था, वह मुंबई कॉरपोरेशन के लेवल पर ना करते हुए उसको 24 वार्ड में 24 कंट्रोल रूम बनाए गए। और जितने भी वहाँ टेस्ट रिजल्ट्स आते थे, उन टेस्ट रिजल्ट्स को मेन कंट्रोल रूम में लेते हुए, जो भी लैब थी उनसे डेटा लेते हुए, उसको वार्ड वाइज सेग्रीगेट किया गया और सेग्रीगेट करके उन रेस्पेक्टिव वार्ड वाइज कंट्रोल रूम्स को भेजा गया। इन कंट्रोल रूम में नॉट ओनली टेलीफोन ऑपरेटर्स, वहाँ पर डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया गया, उनको एम्बुलेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जो कि एनालाइज करता था कि उस पर्टिकुलर वार्ड के रहने वाले जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको जिसको भी एडमिशन की ज़रूरत हो, वह उनको उन एम्बुलेंसेस के द्वारा रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में एडमिशन कराते थे। इन प्रोसेस की वजह से और इन प्रोसेस के पार्ट के रूप में मुंबई में 800 जो SUVs हैं, उनको भी रिफर्बिश करके मेकशिफ्ट एम्बुलेंस बनाया गया। एक IT प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे कि इन एम्बुलेंसेस को ट्रैक किया जाता था। एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाया गया जिससे कि अवेलेबल हॉस्पिटल बेड्स को मॉनिटर किया जाता था। ऐसे ही एक सिस्टम फॉर प्रोक्योरिंग हॉस्पिटल बेड स्टैब्लिश किया गया। और जितने भी ये कंट्रोल रूम थे, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये किया कि पेशेंट को हॉस्पिटल बेड मिलने में समस्या ना हो। इस टाइप के इनिशिएटिव मुंबई ही नहीं और बहुत से प्रांतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत चल रहे हैं। हमारा एफर्ट आप लोगों के द्वारा बताने का यही है कि ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशंस का, प्रिपेयर्डनेस का और उसकी प्लानिंग अक्रॉस द स्टेट उसको एनालाइज किया और उससे संबंधित कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड को रोका जाए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एडमिशन को भी रिसेंटली इनंसिएट किया है, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने स्पेसिफाई किया है कि कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, उसके लिए अगर उसका टेस्ट ना भी हुआ हो या रिजल्ट डिले हो रहा हो तो उसको एडमिशन के लिए ना रोका जाए, उसको सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट किया जाए। इसी के साथ ही कोई भी पेशेंट, उसको कोई भी सर्विसेज को उसको कभी भी कि वह दूसरे प्रांत से बिलोंग करता है या उसका ID कार्ड नहीं है, उस कारण से भी उसको ना ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो।
हमारे पूरे एफर्ट यही हैं स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर काम करते हुए कि हम जो हॉस्पिटल एडमिशन है वह नीड की बेसिस पर हो, जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत हो उनको समय पर बेड मिल जाए, और ऐसे लोग जो पैनिक या किसी और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसे बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिनकी उनको नीड ना हो, क्योंकि बेड्स एक क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, उसकी कोई कोताही ना हो, उस पर ही हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही नॉन कोविड सर्विसेज के लिए ज़रूरी है कि हम टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी प्लेटफॉर्म स्टेट्स के साथ तो काम कर ही रहा है, अब उसमें रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स भी जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल लेवल पर कोई भी अगर पेशेंट, कोई भी अगर सिटीज़न जो गाइडेंस चाहता है वह हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी OPD.in पर जा सकता है और कंसल्टेशन बुक कर कर मेडिकल सहायता भी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। श्री पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि कोविड केसेस में शार्प राइज होने से ऑक्सीजन की मांग में बहुत बढ़ोतरी हुई और इस संदर्भ में कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनको मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। संक्षेप में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट सेटअप किए गए हैं और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही इनका मूवमेंट फास्ट करने के लिए टैंकर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, इंपोर्ट भी किया जा रहा है टैंकर्स और कंटेनर्स का, तथा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है। साथ ही इसमें लंबी दूरी पे इनका टर्न अराउंड टाइम कम करने के लिए इनको रेलवेज़ और एयरफोर्स के माध्यम से उनकी सहायता से इनका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा रहा है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स पास किए गए हैं इनका मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए, और ड्राइवर्स की कमी ना हो इसलिए भी कुछ कार्रवाई की जा रही है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल्स में ठीक प्रकार से हो इसके लिए वहाँ पे क्रायोजेनिक टैंक्स जो स्टोरेज के लिए होते हैं उनकी कैपेसिटी और नंबर्स में बढ़ोतरी की गई है, तथा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी प्रोक्योरमेंट किया गया है। मैनेजमेंट एस्पेक्ट से देखते हुए एक जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण एक रैशनल ऑक्सीजन एलोकेशन की व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से टैंकर्स की रियल टाइम ट्रैक मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है जो कि 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी अगस्त में 6,817 टन्स थी, जो अब बढ़ के 7,314 हो गई है, और इसके सापेक्ष जो प्रोडक्शन था वो अगस्त 2020 में 5,700 मेट्रिक टन्स था, जो अब बढ़ के 9,500 मेट्रिक टन्स हो गया है। अतः जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 84% से बढ़ के 130% हो गया है। जो सप्लाई है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, इसमें भी अगर हम मार्च से कंपैरिजन करें तो 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। मार्च में ये 1,320 टन्स थी, जो अब लगभग 9,000 मेट्रिक टन्स हो गई है। साथ ही साथ कई और मेजर्स भी लिए गए हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे स्टील सेक्टर 630 मेट्रिक टन्स की एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप कर रहा है। एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से 683 मेट्रिक टन्स पर डे की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और रिफाइनरीज एंड पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट्स जंबो हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं यूजिंग गैसियस ऑक्सीजन, और इसके माध्यम से 12,400 बेड की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसका मैं आपको अभी डिटेल्स भी दिखाना चाहूँगा हाइपरलिंक के माध्यम से। ये हैं जो प्लांट्स और उनकी लोकेशन और उनके अगेंस्ट में कितने बेड्स जो अभी बढ़ाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री। ये उन सब के विवरण आपके सामने हैं। इसमें सेल के भी हैं और दूसरी प्राइवेट फर्म्स भी हैं, टाटा स्टील, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, JSW विजयनगर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इत्यादि। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 12,400 बेड अक्रॉस द कंट्री बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंतर्गत 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी खरीदे जा रहे हैं, और 22 अप्रैल से एक आदेश लागू किया गया जिसके अंतर्गत सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस प्रोहिबिट की गई, जिससे कि लगभग 1,000 मेट्रिक टन की अतिरिक्त ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हुई है।
देश में 1619 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी कुछ सेटअप कर रही है, कुछ DRDO कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेटअप कर रही है और स्टेट्स भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के 1619। इसके अतिरिक्त जो इंपोर्ट भी किया जा रहा है, हालांकि वर्तमान में हम पर्याप्त स्टॉक्स उपलब्ध हैं ऑक्सीजन के, पर भविष्य में इसकी मांग में वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इसमें आपके सामने उन कंट्रीज़ का विवरण उपलब्ध है जहां से ऑलरेडी आ रही है, और एक फास्ट ट्रैक सिस्टम को लागू किया गया है जिससे कि जहां से भी हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके तो उसको तुरंत लिया जा सके। अब हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। तो अब आप सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लॉजिस्टिकल चैलेंज किस तरह का है हमारे सामने। ये एक आप मैप में देख सकते हैं, हमने इसमें डिफरेंट कलर कोडिंग करके आपको दिखाना चाहा है कि डिस्टेंसेस के लिए एक अलग अलग तरह के 3 कलर्स दिखाए गए हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस इन्वॉल्व, और किस तरह से ये क्वांटिटी प्रोडक्शन साइट से ट्रांसपोर्ट की जा रही है डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। तो एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें कितना ज़्यादा एक लॉजिस्टिकल चैलेंज इन्वॉल्व है। और इस चैलेंज में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ऑक्सीजन टैंकर्स। सामान्यतः ऑक्सीजन टैंकर्स का रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से इसका मूवमेंट किया जाता रहा है, पर चूंकि मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई तो हमें इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर्स जो अवेलेबल थे उतने पर्याप्त नहीं थे। अतः उनमें नंबर्स बढ़ाने के लिए एक तो नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स का कन्वर्जन किया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 408 इस प्रकार से टैंकर्स कन्वर्ट किए जा चुके हैं ऑक्सीजन टैंकर्स में। और साथ ही इंपोर्ट भी किया जा रहा है, 101 इंपोर्टेड टैंकर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और करीब 150 और आने की भी निकट भविष्य में उम्मीद है। साथ ही इसके अलावा 100 टैंकर्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में जो 1000 के करीब टैंकर्स थे अब बढ़ के लगभग 1680 हो गए हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स को मूवमेंट को समय को कम करने के लिए, जिससे कि टर्न अराउंड टाइम कम किया जा सके, इसमें हम रेलवेज और एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं। चूँकि भरे हुए टैंकर्स को एयर फोर्स नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता, तो एयर लिफ्टिंग ऑफ एम्प्टी टैंकर्स की जा रही है टू मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, जिससे कि एक साइट का कम से कम जो टाइम है ट्रैवलिंग का वो बचाया जा सके। इस प्रकार से देश के अंदर 374 टैंकर्स विद मोर देन 7000 टन्स कैपेसिटी एयरलिफ्ट किए गए हैं, और अब्रॉड से करीब 81 कंटेनर्स विद कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1400 टन्स इंपोर्ट भी किए गए हैं एयरफोर्स की माध्यम से। साथ ही साथ 1252 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और 835 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी इंपोर्ट किए गए हैं। रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज में लॉन्ग डिस्टेंस पे ये पाया गया कि अगर उसको रेलवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाए तो समय में काफ़ी कमी आती है। जो रोड के माध्यम से जहाँ 3-4 दिन लग जाते हैं वो रेलवेज के माध्यम से 1 या 2 दिन में हो जाता है। तो इसलिए रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस एक स्टार्ट की गई, जिसके माध्यम से 157 ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन्स चली हैं और 637 टैंकर्स को उन्होंने मूव किया है, जिसमें से 389 लोडेड टैंकर्स थे, ऑक्सीजन फिल टैंकर्स प्रोडक्शन साइट से अपने गंतव्य स्थानों तक लेके गए हैं, और 248 एम्प्टी टैंकर्स थे जो प्रोडक्शन साइट्स पे ले जाए गए हैं। यहाँ पे एक व्यवस्था लागू की गई है जिसके माध्यम से जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आवश्यकता होती है रेलवेज की सर्विस की या एयरलिफ्टिंग की, तो वो अपनी तुरंत एक रिक्वायरमेंट प्लेस कर देता है एक वर्चुअल ग्रुप पे, और वहाँ उसको इमीडिएटली उसका कंफर्मेशन दिया जाता है उसके लिए शेड्यूलिंग करके। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के माध्यम से मूवमेंट हो रहा है टैंकर्स का, और किस तरह से एयरफोर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन टैंकर्स का। इसके अतिरिक्त और जो कुछ मेजर्स लिए गए हैं फास्टर मूवमेंट के लिए, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर्स करके किए हैं जिससे कि अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो सके ऑक्सीजन टैंकर्स का। साथ ही साथ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिए गए हैं कि वो इनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दे और एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करे जिससे कि इनका फास्ट मूवमेंट सुनिश्चित किया जा सके। चूँकि कोविड से सभी लोग प्रभावित हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर्स ऑफ दीज टैंकर्स, तो इसलिए स्किल्ड ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनकी ट्रेनिंग की जा रही है नए ड्राइवर्स की, और 500 ऐसे ड्राइवर्स अभी वर्तमान में ट्रेन किए जा रहे हैं और उसके पश्चात 2000 और ट्रेन किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसा मैंने बताया था 2 तरीके से ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो उनमें से एक क्रायोजेनिक टैंक्स हैं
तो अगर आप देखें ये मार्च 2020 में 609 क्रायोजेनिक टैंक्स थे विद द कैपेसिटी ऑफ स्लाइटली लेस देन 6000 टन किलोलीटर्स, और अब ये मई में आते आते इनकी नंबर्स बढ़ के 901 हो गए हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 9233 किलोलीटर्स। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2020 में 4,35,000 थे, जो वर्तमान में अब 11,19,000 हो गए हैं। इसके साथ ही साथ 3.35 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स अभी खरीदे जा रहे हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के साथ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो वो जुडिशियस हो, उसमें किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। अब हम कुछ मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो पूर्व में तो जो व्यवस्था थी, हॉस्पिटल्स डायरेक्टली सप्लायर से अपना ऑक्सीजन प्रोक्योर कर लेते थे, पर अप्रैल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाने के कारण इस मांग में बिकॉज ऑफ राइजिंग कोविड केसेस ये पाया गया कि इसका एक रैशनल एलोकेशन प्रोसेस बनाना ज़रूरी हो गया, और इसमें सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कंसल्टेशन करके और बाकी स्टेक होल्डर्स जैसे मैन्युफैक्चरर्स इत्यादि उनसे भी विचार विमर्श करके एक डायनामिक मॉडल बेस बनाया गया है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एज पर द नॉर्म्स ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और इस मॉडल की विशेषता ये है कि इसमें आवश्यकता अनुसार डेली परिवर्तन किया जाता है। किसी क्षेत्र में जब ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, स्पाइक आता है, या किसी भी कारण से अगर मांग ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस मॉडल को हम लोग उसमें नीडेड मॉडिफिकेशंस करके ये प्रयास किया जाता है कि कहीं भी इसकी ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इस प्रकार से 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का एलोकेशन वर्तमान में किया जा चुका है। साथ ही इसमें सभी स्टेट्स, यूटीज़ और स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करके प्रयास किया जाता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक की मैपिंग की जाए प्रॉपरली, जिससे कि एक ऑप्टिमाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन प्लान बन सके। और इसके लिए मल्टीपल मूवमेंट टाइम कम करने के लिए मल्टीपल इंटरवेंशंस किए गए, जिसका मैंने अभी चर्चा करी कि टैंकर्स का कन्वर्जन, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और रेलवेज और एयर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट इत्यादि। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिसे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। ये 10 मई यानी कल के दिखा रहा है कि क्या एलोकेशन था, उसके अगेंस्ट क्या डिस्पैच हुआ और कितना डिलीवर हो गया और कितना ट्रांजिट में है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एलोकेशन 9,369 टन्स दिखाया गया है, जबकि ये एक्चुअल में 10,000 से ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि इसमें एयर सेपरेशन यूनिट वाला जो प्रोडक्शन है वो नहीं इंक्लूड होता, क्योंकि वो लोकलाइज्ड है। तो वो चूँकि हर स्टेट अपना अपना लोकल यूज़ करता है, तो वो इस सिस्टम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। पर इसके माध्यम से हम सभी टैंकर्स का मूवमेंट रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो अपने रूट से डिवेट ना करे या अनऑथराइज स्टॉप ना लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है